97 करोड़ रुपया गाय की गौशाला बनाने के लिए दिया, आपके मंदिर बनाने के लिए दिया। तो भाई आदिवासियों का पैसा। हाँ, आदिवासियों का पैसा। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में देश आजाद होने के आज तक एक भी SC/ST का जज नहीं बना। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये लग रहा है तो कई सारे ऐसे लोग कहते हैं कि ये 100 किलोमीटर के करीब। नमस्कार, मैं इस वक्त सैलाना में हूँ और सैलाना में सैलाना से मेरे साहब कमलेश्वर डोडियार जी के साथ में हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये काफ़ी चर्चाओं में है इस एरिया में कि आप सबसे पहले, मुझे लगता है इस एरिया में और लोगों का भी कहना है कि राज्यपाल से मिल करके, और जो आप एक्ट 46 का जो जिक्र आपने वहाँ पे किया और आदिवासियों का जो कुछ जनजाति क्षेत्र का जो पेमेंट है उसको इस एरिया में नहीं दे करके कहीं और दिया गया, उस पर आपने चर्चा की। वो क्या चर्चा थी और राज्यपाल से किस रीजन से आप मिले? देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, इसका परिचय देने की पूरी कोशिश करता हूँ। पढ़ता लिखता हूँ मैं, तो मेरी जानकारी में आई कि पैसा, आदिवासियों के बजट का पैसा दूसरे विभाग में डाइवर्ट करके और निकाल लिया, आदिवासियों तक नहीं आने दिया वो पैसा। भारत का जो संविधान है, संविधान में अनुच्छेद 46 है। अभी तक आपने सुना होगा और दूसरों को भी सुनाया होगा 275। आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आदिवासियों के विकास के लिए पैसा देता है, ये आपने सुना होगा। ये तो ठीक है कि केंद्र सरकार अपने बजट में से आदिवासी बहुल राज्यों को अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान देता है, पैसा देता है आदिवासियों को डेवलप करने के लिए। मगर जितना इम्पोर्टेंट आर्टिकल 275 है, उससे भी ज्यादा आर्टिकल 46 भारत के संविधान का है। ये आपने नहीं सुना होगा, किसी ने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि वहां तक लोग जाते ही नहीं है। मैं आपको पहुंचा रहा हूं वहां तक। आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट कि आदिवासी, दलित और अपना अन्य पिछड़ा, उसमें अन्य पिछड़ा में किसी भी कास्ट के लोग हो सकते हैं। अन्य पिछड़ा में गरीब है, वो उनकी हालत खराब है, माइनॉरिटी भी हो सकता है, वो सामान्य का गरीब भी हो सकता है। लेकिन SC और ST तो बिल्कुल साफ साफ लिखा कि इनके डेवलपमेंट के लिए आपको इनके एक शैक्षणिक और आर्थिक दो प्रकार के हित होते हैं, इन दोनों हितों की रक्षा करना है। कौन करेगा? सरकारें करेगी। तो आदिवासियों और जनजातियों और अनुसूचित जातियों की शैक्षणिक विकास के लिए सरकार प्रयास करेगी। सरकार को काम करना है, अपने बजट में से राशि देनी, सीधी सीधी बात है बजट में। और दूसरा है, शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा तो करना ही करना। इसी के साथ साथ सरकार को क्या करना है, शोषण और अन्याय होता आदिवासियों और अनुसूचित जातियों, जिन्हें हम दलित कहते हैं बोलचाल में, आदिवासियों और दलितों के ऊपर जो अत्याचार होता है और अन्याय होता है, उसको भी खत्म करने के लिए सरकारों को काम करना है। चाहे वो ST/SC एक्ट ले लो, अत्याचार निवारण वाला, कोई सा भी ले लो आप उठा करके। तो 46 के तहत, आर्टिकल 46 के तहत सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ST/SC के आर्थिक और शैक्षणिक हितों की रक्षा करना और अत्याचार अन्याय को रोकने के लिए। तो अभी 4-5 महीने पहले मध्य प्रदेश में अनुच्छेद 46 के तहत जो सेंटर से रुपया आता है, उसको कहते हैं उपयोजना। भाई, आपको संविधान लागू करना है तो उसके लिए कोई नहीं कोई कानून बनाना पड़ेगा, या फिर आपको कोई नहीं पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो आई थिंक 1974 मेरे ख्याल से 11वीं पंचवर्षीय योजना, उसमें उस आर्टिकल 46 को लागू करने के लिए भारत की सरकार ने 1974 में आई थिंक उपयोजना लागू करी थी। उपयोजना के तहत पैसा देगा, कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट रुपया देगा स्टेट को। आप आदिवासी लोगों के डेवलप के लिए, न आर्थिक और शैक्षणिक हितों के लिए आप लोग काम करो। तो 4-5 महीने पहले 206 करोड़ मेरे ख्याल से इतना रुपया आदिवासियों की उपयोजना का, अनुच्छेद 46 का 46 अनुच्छेद का रुपया इन्होंने डाइवर्ट करके महिला बाल विकास विभाग को दे दी, कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए। और अभी की बात कर रहा हूँ, 4-8 दिन की बात पहले की बात है। 96 करोड़, पहले 206 करोड़ था, अभी 96 करोड़। ये 96 करोड़ ST/SC दोनों का था उपयोजना का। 206 और 96 कितना हो गया? 206 और 96 302 के आसपास। 302 के आसपास
96 से ऊपर, शायद 97 है करीब, तो लगभग 303 करोड़ रुपया आपकी आंखों के सामने 4-5 महीने पहले किया 206 और अभी 97 के आसपास अभी किया इन्होंने। अभी वाला इन्होंने डाइवर्ट किया 96 करोड़, डाइवर्ट करके किसको दिया? महिला बाल विकास को। नहीं, 206 करोड़ दिया था पहले महिला बाल विकास को, लेकिन अभी का 97 अप्रॉक्स अबाउट 97 करोड़ रुपया गाय की गौशाला बनाने के लिए दिया अच्छा। और आपके मंदिर बनाने के लिए दिया। तो वही आदिवासियों का पैसा। हाँ, आदिवासियों का पैसा। तो मेरा ये कहना है कि संविधान में प्रावधान है इस राशि का आपको आदिवासियों का और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों के लिए आपको पैसा लगाना। शैक्षणिक में कैसे? आप स्कूल डेवलप के लिए पैसा खर्च करो, नई बिल्डिंग बनाओ, नई छात्रावास बनाओ, या पढ़ने वाले बच्चों को आप लोग ऐसी कोई सुविधा उन रुपयों से मुहैया करवाओ। दूसरा, आपको आर्थिक हितों की रक्षा करनी है। आज आदिवासी और दलित वर्ग के लोग बेरोजगार हैं, मजदूरी पर जाते हैं, पलायन पर जाते हैं, तो इनके रोजगार के लिए आप लोग वो राशि खर्च करो, ट्रेनिंग सेंटर्स खोलो, या इनको पैसा दो, आप पैसा दे करके इनको रोजगार पर लगाओ। तो ये करने के बजाय अब लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं? गौशाला बना रहे हैं, गायों की रक्षा करने, और मंदिर बना रहे हैं लोग। तो उससे आदिवासियों की हितों की रक्षा, आदिवासियों के शैक्षणिक विकास, दलितों का शैक्षणिक विकास नहीं होता। तो उसका क्या, जैसे आपने वहां जाकर के इस मैटर को, ये जो पैसा आपने जहां जहां जानकारी ली और राज्यपाल से बात होने के बाद उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मैं कानूनी तरीके से लड़ता हूँ। राज्यपाल जो है वो आदिवासियों के संरक्षक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली आदिवासियों की सुरक्षा और आदिवासियों का विकास का जिम्मा किसी भी राज्य के गवर्नर का होता है। तो मैं आदिवासियों के रक्षक, आदिवासियों के संरक्षक है वो, आदिवासियों के विकास की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है राज्यपाल साहब के पास। उनके पास मैं गया हूँ और मैंने कागज पर भी बात करी है, लिख करके दिया है, बाकायदा वहां से कार्रवाई चल रही है। वो पैसा हमको वापस चाहिए। मिल जाएगा? पूरा मिलेगा। अभी उसी के सिलसिले में मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, उनसे भी मेरा संपर्क होगा, मैं उनसे बात करूंगा। और आदिवासी विकास विभाग, जिन्हें आप लोग TAD कहते हैं, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री जी है, मैं उनके पास भी जाऊंगा और ये बात उन्हें बताऊंगा और पैसा वापस करवाऊंगा। एक सर, अभी देश में वापस से उसका पेपर में आया है, लेकिन ये जो रिजर्वेशन है, जो कोटे में कोटे, यानी जो रिजर्वेशन ST को मिल रहा है, उसके अंदर से अन्य लोगों को भी जो है उसको दिया जाए, इस तरह से कुछ कोर्ट का डिसीजन था, कोर्ट के कुछ जस्टिस का डिसीजन था, उस पर आपका क्या विचार? देखिए, एक गरीब आदमी वो प्रगति करना चाहता है तो उसको बहुत टफ कंपटीशन से गुजरना पड़ता है। आज मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, लोगों ने चुनाव जिताया, लोगों ने मेहनत करी, है ना, वोट दिया, बहुतों ने प्रचार किया, प्रचार में साधन संसाधन लगते ही हैं, बैनर, प्रचार, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डीजल जाने के लिए। मेरे से जितना हो उतना तो मैंने किया था, लेकिन लोगों ने समाज में किया। अब मेरे सामने प्रतिस्पर्धी में एक तो था सिटिंग MLA तत्कालीन, और एक से MLA, तो बहुत बड़े लोगों के सामने मैं लड़ा, तो मेरे को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तो ये मेरे को जिंदा ही नहीं रहना चाहते थे, ये चाहते थे कमलेश्वर को मार दो या कमलेश्वर को हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे कर दो जेल में। ऐसे पूंजीपति लोग, इनके सामने एक गरीब तबके का व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो उसके लिए भी डिफिकल्ट है। एक मजदूर का बेटा अगर UPSC पास करके IAS बनना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत टफ है। उसको अपने वर्ग में जो है उन लोगों से मुकाबला करना पड़ेगा। आप सबको पता है, पहले इलाहाबाद UPSC के लिए हुआ करता था कोचिंग सेंटर, आज दिल्ली है देश की राजधानी। अगर आपको UPSC करना, IAS करना है तो आपको दिल्ली का रुख करना होगा। दिल्ली में रहना और महंगी कोचिंग करना गरीब के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक कोई अमीर है या जिसके परिवार में अफसर हैं या बड़े पायदान पर हैं या अमीर हैं आर्थिक रूप से, तो उसको कठिनाई का दौर से गुजरना पड़ता है। मैं खुद भी दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहा हूँ, आपने सुना होगा या आपके व्यूअर्स सुनेंगे, चाणक्य IAS अकादमी, करीब 75,000 रुपया मैं भर दिया था फीस का। मुझे 70,000 रुपया और भरना था, मैं भी UPSC की तैयारी कर रहा था, तो मैं वो पैसा नहीं भर पाया, प्लस वहाँ रहना और खाना वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैंने वो छोड़ करके फिर मैं इधर आ गया पॉलिटिक्स में। लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा लगा है कि गरीब तबके को भी अवसर मिलना चाहिए। लेकिन मैंने स्टडी करी तो मेरी स्टडी में ये आया, अगर ये जो भी सुप्रीम कोर्ट का आया है 7 जजों वाला 6 और 1 अनुपात में, 6 ने कहा कि
SC ST के जो लोग हैं जो इनका आरक्षण है, इसमें आपका सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, उपवर्गीकरण। ये अगर लागू होता है तो निचले पायदान पर चपरासी की पोस्ट में फायदा हो सकता है कि चपरासी की पोस्ट होगी निचले लेवल की, तो वहाँ अमीर आदमी है जो SC ST का अमीर आदमी अप्लाई नहीं कर पाएगा ये लागू होने के बाद। मगर जो बड़ी पोस्ट होती है, आपका UPSC का ले लो, आपका PSC का ले लो, आप राजस्थान से, आपके राजस्थान में आप RAS होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आपका SSC का ले लो, बड़े पोस्ट क्लास 2 क्लास 1 जो बड़े स्तर के अधिकारी होते हैं, अगर ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का लागू हो जाता तो वहां पर अप्लाई करने वाले हमारे लोग ही नहीं मिलेंगे। अच्छा। आज भारत के जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय आप जाकर के देख लो, मेरे ख्याल से 1% भी आदिवासी लोग नहीं है वहाँ प्रोफेसर्स। कहते हैं कि शायद आवेदन ही नहीं, अप्लाई ही लोगों ने नहीं किया। तो अभी हमारे SC ST केस में अभी तक तो लोग एप्लीकेंट नहीं बन पा रहे हैं सर्विस में, आरक्षण का लाभ लिए लेकिन निचले पायदान पर हैं। आपका देख लो सुपर हाई कोर्ट के अंदर में देख लो, किसी भी स्टेट में देख लो, आदिवासी SC ST के लोग जज नहीं। मेरे को अभी जहां तक जानकारी मैंने इधर उधर से पूछताछ किया हूँ, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में देश आजाद होने के आज तक एक भी SC ST का जज नहीं बना। तो आज अगर अफसरों के हमारे समाज के SC ST के अगर समाज के लोग अगर सिविल जज बनते हैं और बनकर के और आगे जाते हैं, DA तक जाते हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि गरीब का व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए पढ़ा लिखा जो आदमी है, सक्षम आदमी कम से अप्लाई तो कर पा रहा है वहां पे। तो इसको दोनों नजरिए से देखा जाना चाहिए, इससे हानि क्या और नुकसान क्या है। मैंने आपको हानि क्या है और फायदा क्या, दोनों देखा जाना चाहिए। फायदा मैंने आपको बताया है, ये लागू हो गया कि निचले स्तर पर छोटी मोटी में फायदा हो सकता है, जैसे क्लास 3 और 4th में अगर ये लागू होता तो सक्षम आदमी जो है पहले से सर्विस में है, जिसके माता पिता या जो सक्षम है आर्थिक में, वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो जो कमजोर लोग है वही उस पोस्ट को ले पाएंगे, 4th और 3rd को। अब इसका नुकसान क्या है मैं आपको बताऊं। नुकसान ये है कि अगर ये 6:1 रेशो वाला अगर ये अप्लाई हो जाएगा तो आपके जज तो दूर की बात, आपके डॉक्टर भी नहीं बन पाएंगे, आपके जो क्लास 3 के वो भी नहीं बन पाएंगे। क्लास 3 का जॉब लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो गरीब आदमी उसको नहीं ले पा रहा, आज भी बहुत कम ले पा रहे हैं तो उसको पुलिस और पटवारी में भी गरीब आदमी अप्लाई नहीं कर पा रहा है, अप्लाई करता है तो उसको सिलेक्शन नहीं हो पाता, मतलब खाली रह जाती है। आज आप बैकलॉग कहते हैं, इसके पीछे का यही कारण है। ये कहते हैं कि सब आदमी एप्लीकेंट नहीं मिल पा रहे हमारे को। तो ये अगर लागू हो गया 6:1 वाला, तो ये 4th क्लास वाला ये भी नहीं भरा पाएंगे, ऐसी स्थिति बन पाएगी। तो इसको दोनों नजरिए से देखा जाना चाहिए, इससे नुकसान क्या है और इससे फायदा क्या है। फायदा मैंने आपको बता दिया, निचले स्तर पर फायदा हो सकता है 4th क्लास की नौकरी में, और ऊपर में जो है वो बहुत नुकसान है। तो रिजर्वेशन में जब जैसा आपने बताया कभी दलित और ST के, तभी शिक्षा के क्षेत्र में जैसा आपने भी बोला राजस्थान में और कहीं पे भी बड़ी पोस्टों में कहीं पे भी नहीं है, तो अभी तो उस लेवल तक पहुंचेंगे, उसके बाद अभी तो कोई पहुंचा ही नहीं, मुख्य धारा से जुड़े ही नहीं। हाँ। तो उस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको सक्षम बनना पड़ेगा बुद्धि से और आर्थिक से। आप ये बताओ कि पेट्रोल पंप का चलो देख लो, किसी को पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई करना है तो थोड़ा मेरे ख्याल से कुछ पैसा खुद से लगाना होता है, मजदूर का बच्चा कहाँ से कर पाएगा। और भी आप लोग देख लो, मैंने आपको UPSC का बता दिया, 1.5 लाख से 2 लाख तक कम से कम फीस है दिल्ली की UPSC कोचिंग की। ये ऐसी सर्विस है जिसे बिना कोचिंग से आदमी नौकरी नहीं लगती। शासन की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कॉलेज के साथ साथ में UPSC की तैयारी करवाओ, लेकिन खुद के पैसे से सेल्फ पैसा लगा करके आपको UPSC अगर जाना है उस सर्विस में तो आपको कोचिंग करना पड़ेगा। आपके विधानसभा के बिल्कुल पड़ोस में खूब चर्चाओं में है, कई सारे बांसवाड़ा से पूर्व BJP के विधायक प्रत्याशी रहे हेमंत राणा, जेल में भी गए, वापस भी छूटे। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये लग रहा है, तो कई सारे ऐसे लोग कहते हैं कि ये 100 किलोमीटर की परिधि में इसकी जो कल्स वगैरह है या फिर जो भी हो, आसपास के बहुत सारे ह्यूमन बींग्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो लग रहा है, इसके ऊपर आपका क्या विचार?